हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण आप लोग के लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यानी कि आज प्रैक्टिस सेट 6 हम लोग देखेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख चुके हैं और ये आज एसएससी जीडी का जीके का आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, यानी कि छठा प्रैक्टिस सेट है। तो आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आप लोग को बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोग को कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। तो जीएसटी से संबंधित जो संशोधन संविधान संशोधन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 101वां, 118वां, 297वां, ये 44वां। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को ये 101वां संविधान संशोधन, जो कि आप लोगों को 2016 में ये हुआ था। ठीक है ना? ये कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। तो जहां पर प्रश्नों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग देखते चलेंगे। बाकी हम लोग चलिए शानदार तरीके से देखते हैं इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आम चुनाव की अगर बात की जाए तो दोस्तों ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, कार्यकारी प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रतिनिधित्व। तो भारत में जो आम चुनाव है ना दोस्तों, आप लोगों को ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर जो है ये आधारित है। किस पर आधारित है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर आधारित है। और आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सब प्रश्नों का जवाब आप लोग देते चलिए, ताकि आप लोग को एक शानदार आप लोग को अनुभव मिले। और आप लोग का चूंकि एग्जाम तो सीबीटी होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, तो साथ साथ आप लोग देते चलेंगे तो आप लोग के लिए ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोग को महत्वपूर्ण, चाहे वो करंट अफेयर हो, आप लोगों को मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी की क्लासेज हो और इंग्लिश की क्लासेज हो, सारा क्लासेज हमारे चैनल पर मौजूद है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे। यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। इन चार ऑप्शन में से ये चारों जो है आप लोग राष्ट्रपति रहे, लेकिन इनमें से एक जो है श्रम मंत्री भी रहे। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, रामनाथ कोविंद, एन संजीव रेड्डी। तो इसमें सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये बीबी गिरी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये श्रम मंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा नंबर है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का ना का नारा कह लीजिए या का नाम निम्नलिखित में से इसके साथ संबंधित है। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति और रूस की क्रांति। तो बहुत फेमस ये आप लोग को ये नारा था दोस्तों। और यह जो था आप लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति का ये नारा रहा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न आप लोग के लिए कि निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। आप लोग को बताना है कि निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हुसैन, अमीर खुसरो, मुबारक शाह और नानक। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन तूतीय हिंद के नाम से जाना जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आते हैं, आप लोग को बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, यानी कि हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, इंडियन पॉलिटी से भी, इकोनॉमी से भी, और आप लोग को इंडियन एंड कल्चर जो आप लोग को मतलब बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आप लोग के ये एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर लाना रहता है। तो थोड़ा सा देर हो जाता है क्योंकि और क्लासेस जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए मैं लेकर आते रहता हूँ। तो आप लोग उसको भी विजिट करके देखते रहिए। और जहाँ तक ये अमीर खुसरो की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा ये आप लोग कुछ फैक्ट समझ लीजिए। तो अमीर खुसरो जो थे ये बलबन के दरबारी कवि थे। पहले तो ये जान लीजिए, ये बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है ना? अमीर खुसरो। दूसरा इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको खड़ी बोली का आविष्कारक कभी पूछ ले आप लोगों को, खड़ी बोली का आविष्कारक भी इन्हें कहा जाता है। खड़ी बोली का आविष्कारक भी इन्हें कहा जाता है।
तीसरा इनसे महत्वपूर्ण अगर फैक्ट की बात करें हम लोग, तो इनके देखिए कई बार प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि अमीर खुसरो जो थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो के गुरु का जो नाम था दोस्तों, ये था निजामुद्दीन औलिया जो था, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो थे, ये अमीर खुसरो थे। तो जितनी महत्वपूर्ण आप लोगों को ये जानकारी दी है, आप लोग सबको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा और इस प्रश्न को रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग को बार बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर छठा है कि घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर घेरिया नृत्य की बात की जा रही है। तो दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। तो घेरिया नृत्य की बात करें तो ये आप लोग को गुजरात का ये नृत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये गुजरात का ये नृत्य है। तो गुजरात से अगर और बात करें कि जो कौन कौन वहाँ पर और फेमस नृत्य है दोस्तों, तो गुजरात का आप लोग जानते ही हैं, गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, ठीक है ना। गरबा, गरबा, डांडिया, भवई और ये सब जितने हैं आप लोग को ये गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य हैं। और भारत के जितने लोक नृत्य और आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य हैं, इन सबसे संबंधित एक वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के वीडियो वाले लिस्ट में या प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा उसमें। जितने भी नृत्य हैं जो भी पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर सातवां है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय मुगल शासक कौन थे? तो पहले तो समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये जानना जरूरी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, उस समय मुगल शासक कौन थे। तो दोस्त मेरे ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा, यानी कि अकबर उस समय के शासक थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। तो ये 1556 से लेकर 1605 तक जो है ये शासन किए। अकबर का शासनकाल जो रहा, ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये 1556 से लेकर ये 1605 तक ये अकबर का शासनकाल रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठवां है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये चार्ल्स ग्रांट जो हो जाएगा। ये भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 9 है। ये देखिए अब ज्योग्राफी से प्रश्न शुरुआत हो चुके हैं, यानी कि भूगोल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? ऑप्शन है आप लोग के पास मंगल, मेकमेक, प्लूटो और एरिस। तो दोस्तों पहले प्लूटो को भी ग्रह के श्रेणी में माना जाता था, लेकिन बाद में इसको बौने ग्रह के श्रेणी में ये डाल दिया गया। और ये मंगल ग्रह जो है ये आप लोग को ग्रह है, न कि ये बौना ग्रह है। तो मंगल ग्रह से अगर कुछ फैक्ट की बात करें, तो मंगल ग्रह को दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसी को मंगल ग्रह को ये लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो कभी परीक्षा में आप लोग को पूछ दे कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। बाकी ये मेकमेक, प्लूटो और एरिस जो है ये बौना ग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां नंबर प्रश्न आप लोग को है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस जो है सर्वाधिक भाग है? तो ग्रीन हाउस जो गैसें जो हैं दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसें की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा भाग किसका किसका है? तो देखिए ऑप्शन है आप लोग के पास जलवाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि ग्रीन हाउस गैस में से ये किसका सबसे ज्यादा भाग है। तो दोस्त मेरे
ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें हम लोग, तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा जो भाग रहेगा आप लोग को, ये जलवाष्प का रहता है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा भाग किसका रहता है? तो ये आप लोगों को जलवाष्प का रहता है, ठीक है? और आप लोग को कौन-कौन से सबसे ज़्यादा इसमें ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, उसको भी मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना? मीथेन होता है CH4, आप लोग को नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, O3 यानी कि ओजोन होता है, और ये तो जलवाष्प जो है इसको H2O माना जाता है, ठीक है ना? ये जितने होते हैं आप लोग को, ये ग्रीन हाउस गैस के में आते हैं। और एक CFC लिख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में आते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव अगर कहा जाए, तो सबसे ज्यादा ये सर्वाधिक जो होता है, ये जलवाष्प का जो सर्वाधिक भाग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? एशिया जो महादेश है, आप लोग मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप यानी कि विश्व का जो नक्शा देखिए। जब भी आप लोग भूगोल पढ़िए तो दो मानचित्र अवश्य रखिए, विश्व का पूरे वर्ल्ड मैप में रखिए, उसके बाद भारत का राजनीतिक, और आप लोगों को तो राजनीतिक कह लीजिए, भौगोलिक कह लीजिए, ये सब जितने मानचित्र हैं आप लोग जरूर रखिए, अपने सामने रखिए जहां पर आप लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को एकदम बिल्कुल आप लोग के दिमाग में जब परीक्षा में बैठिएगा तो तुरंत क्लिक कर जाता है। तो आप लोग जब एशिया महादेश नहीं, विश्व का जब मैप आप लोग देखिएगा, तो एशिया महादेश जहाँ होगा, तो एशिया महादेश में आप लोग देखिएगा कि ये पाकिस्तान जो है आप लोग को आएगा, ये दक्षिण एशिया में अवस्थित है, ठीक है ना? ये दक्षिण एशिया में अवस्थित है पाकिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच, तो देखिए भारत और चीन के बीच में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। भारत और चीन के बीच में अगर पूछा जाए कि कौन सी रेखा ये जो है अलग करती है, तो ये हो जाती है मैकमोहन रेखा, ठीक है ना? ये मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को अलग करती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना? ये काराकोरम दर्रा जो है आप लोगों को, ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आप लोगों को हमारे वीडियो लिस्ट में, आप लोग को चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर जितनी वीडियो हैं, आप लोग को एक से एक बढ़ के आप लोग को महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग सबको विजिट करके अपने समयानुसार देख लीजिए। और आप लोग चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, तो दोस्तों इतना बढ़िया जानकारी आप लोग को दी जाती है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो जरूर बनता है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, इसी से मुझे मोटिवेशन भी मिलते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है आप लोग को कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आप लोग को बताना है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना? ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, 8 राज्यों की सीमा से लगती है, और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना? ये एक केंद्र शासित प्रदेश, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। बाकी राज्यों की बात करें, तो दोस्तों मैं आप लोगों को कल एक उत्तर प्रदेश से आप लोग को स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए जो डाला था, तो उसमें आप लोग को पूरा विस्तृत रूप से इसको मैं बता दिया हूँ। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ये जिले जो हैं, और या कौन कौन से राज्य जो हैं स्पर्श करते हैं, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, कहिएगा तो इसमें भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इसमें भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर कहिएगा तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ। आप लोग हो सकता है कि कहेंगे कि सर नहीं लिखे, मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ये उत्तराखंड, ठीक है ना? दूसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 2 हो गया है आप लोग को। उसके बाद झारखंड तीसरा हो गया, छत्तीसगढ़ ये
चौथा नंबर हो गया, 4 हो गया आप लोग को मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप लोग को हो गया। उसके बाद आप लोग को बिहार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को हरियाणा हो जाएगा और आप लोग को राजस्थान हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग को कितना हो गया आप लोग को। ये एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सीमाओं से लगते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा स्पर्श करता है। इस फैक्ट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई। तो बार बार अभी आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कई बार रामसर साइट्स के बारे में। तो दोस्तों, रामसर साइट्स और आर्द्र भूमि से जितने भी प्रश्न जो बनते हैं आप लोग को परीक्षाओं से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अभी वर्तमान में कितने रामसर साइट भारत में खोजे जा चुके हैं, कितने रामसर साइट घोषित किया जा चुका है, आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप लोग का परीक्षा जो है बहुत दिन रह नहीं गया है और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग को मुझे भी पता चलनी चाहिए। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। ये प्रश्न का उत्तर जो आप लोग को हो जाएगा, ये रामसर संधि जो है दोस्तों, ये 1982 में हुआ था, ठीक है ना। ये 1982 में हुआ था। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 15। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ गए, अर्थव्यवस्था से प्रश्न आ गए, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे गए हैं। और प्रश्न है आप लोग को कि उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन जो होता है उसके 4 कारक कौन कौन से हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट मैं इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भूमि का जरूरत रहता है, श्रम का रहता है, पूंजी का रहता है और संगठन। ये 4 चीजें जो है उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं को 4 महत्वपूर्ण कारक माना जाता है उत्पादन के लिए। ये बहुत बेसिक ये चारों कारक हैं। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 16 है कि एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है आप लोग के पास, कमोडिटी बाजार, इक्विटी बाजार, फैक्टर बाजार और प्रोडक्ट बाजार। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये प्रोडक्ट बाजार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ से करंट अफेयर के आप लोग को प्रश्न जो है शुरुआत हो चुके हैं। प्रश्न है आप लोग के पास कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शन है बद्री नारायण, ऋषिकेश मलिक, अर्जुन चावला, संजीव। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास दिए गए हैं और हिंदी भाषा के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात किया जाए तो दोस्त मेरे ये संजीव को मिला है, ठीक है ना। ये संजीव को मिला है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 18 आप लोग को कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिमस्टेक के महासचिव बने हैं। बिमस्टेक के जो महासचिव बने हैं दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बिमस्टेक के जो है पहले महासचिव बने हैं वो भारतीय हैं। ऑप्शन आप लोग के पास है पारुल चौधरी, राकेश मोहापात्रा, इंद्रमणि पांडे, एस जयशंकर। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास है और इसमें से आप लोग को उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये इंद्रमणि पांडे जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 19 है कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। टाइम मैगजीन का पूछा जा रहा है दोस्तों कि पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट, जो बाइडेन और टॉम क्रूज। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये टेलर स्विफ्ट जो हो जाएगा, ये
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर 2022 का पूछ देता टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, तो आप लोगों को ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, आप लोगों को जेलेंस्की जी, उनको मिला था ये टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से। और 2023 में ये टेलर स्विफ्ट को मिला है, जो कि एक पॉप सिंगर है, टेलर स्विफ्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 20 नंबर है कि भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। प्रश्न आप लोग के लिए ये ऑप्शन है: स्पीडी एक्सप्रेस, त्रिव भारत, नमो भारत, क्विक रेल वन। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं और रैपिड एक्स ट्रेन के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों, मेरे करंट अफेयर का अगर आप लोग जितने वीडियो देखे होंगे, आप लोग के लिए 9 करंट अफेयर का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो 9 करंट अफेयर का वीडियो आप लोग देख लेंगे, तो आप लोग का करंट अफेयर बहुत, मतलब क्या, 90% आप लोग को लगभग करंट अफेयर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। सारा एक से एक बढ़ के प्रश्नों को वहां पर चुनाव किया गया है उन वीडियो में। तो आप लोग जरूर जितने वीडियो हैं करंट अफेयर के, सबको देख लीजिएगा। और इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये नमो भारत हो जाएगा, ठीक है ना। ये नमो भारत जो हो जाएगा, पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम नमो भारत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न है, ठीक है ना। मैं हमेशा आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में भले आंसर नहीं देते हैं, ये गलत बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया कीजिए, ताकि आप लोगों को ही, ये आप लोगों की ही तैयारी के लिए है, ठीक है। ये आप लोग ही इसकी तैयारी करते हैं और आप लोग की परीक्षाएं हैं, उसी के लिए सब प्रश्न आप लोग के लिए एक एक प्रश्नों को चुन कर लाया जाता है। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया कीजिए। तो प्रश्न है आप लोग के पास: निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? ऑप्शन है: लक्ष्मी सहगल, एनी बेसेंट, भिखाजी कामा, बेगम हजरत महल। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, आप लोग के लिए इतना शानदार वीडियो हमेशा लेकर आता हूं, तो चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं, तो आप एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी महत्वपूर्ण इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।